तो बेटे आज हम लोग वॉइस के 11 सब स्ट्रक्चर्स करते हैं। पहली तो गुजारिश मेरी ये सुनिए कि ये जो 5 मेन स्ट्रक्चर्स है ना बेटे, इनसे आप भाग नहीं सकते जी। इनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आपको ये 5 मेन स्ट्रक्चर्स नहीं आते तो पैसिव वॉइस भी नहीं आता। तो लिहाजा कल सिर्फ मैंने आप लोगों को ये 5 मेन स्ट्रक्चर्स ही करवाए थे, ये पहले। उसके बाद आप देखें सब स्ट्रक्चर्स इसके कैसे होते हैं 11। सबसे पहली बात, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये है सब स्ट्रक्चर 1। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उनका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और अंडरस्टूड होता है। देखें, ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, ओपन, और इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है जो कि अंडरस्टूड है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की सेंस क्या होती है? इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इसमें पीस ऑफ एडवाइस भी हो सकता है। यू कभी बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता, और अगर ना भी लिखा जाए तो ओपन द डोर का मतलब यू ओपन द डोर ही है। अच्छा, तो पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान करना सीखिए ना। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, वॉश योर फेस, टेक रेस्ट, कम इन, सिट डाउन, शट अप, शट योर माउथ, क्लोज योर आईज, गिव योर ओपिनियन, हेल्प द पुअर, ट्रस्ट इन अल्लाह। देखें, ये सारे फिक्रे जो मैंने बोले हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुए हैं और इन सब का सब्जेक्ट यू ही है। तो बेटे पहले नंबर पे तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी पहचान करना सीखिए, फिर इसके पैसिव वॉइस की तरफ आएंगे। अब आप लोग पहले मुझे यह बताओ कि क्या इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचान लोगे आप? यस सर। ये सर। यस। अब जरा मुझे बताओ आप कि कैसे पहचानोगे आप? सर उसके स्टार्ट में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसका जो सब्जेक्टिव होगा वो यू होगा। शाबाश आहत, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। अच्छा, और इसके अंदर सेंस होगी, सेंस ऑफ ऑर्डर, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट या पीस ऑफ एडवाइस। अच्छा, अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, लेटर लगाना। स्टेप नंबर 2, ऑब्जेक्ट को लेके आना। और स्टेप नंबर 3, बी का इजाफा करना। थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। थर्ड फॉर्म के ऊपर तो हम कल एक ग्रैंड रूल बोल चुके, एक बात कर चुके कि किसी भी किस्म के एक्टिव वॉइस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। तो मेरे बच्चे 3 स्टेप्स याद रखिएगा। देखो यहां लिख के जरा। स्टेप नंबर 1, लेट लगाना। स्टेप नंबर 2, ऑब्जेक्ट को लेके आना। और स्टेप नंबर 3, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। अब एक सेंटेंस है, जरा उसका पैसिव तो बनाइए। कम इन, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव तो बनाइए। सर इसका नहीं बनेगा। क्या बात है यार, क्यों? शाबाश, क्यों नहीं बनेगा जी? सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे शाबाश, प्रीपोजिशन भी है तो लो जी। सर। भाई जब हमने अपना लेक्चर शुरू किए थे तो मैंने ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका बताया था। मैंने कहा था फिक्रे का पैसिव वॉइस बनाया करो। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ना उसी का पैसिव वॉइस बनता है। तो बेटे इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता। सारे बच्चे मुझे बताएं कि जो मेरा डायलॉग हुआ है इस बेटे से, ये आप लोगों को समझ आया? यस जी सर। सर। जी सर, जी सर। जबरदस्त। तो मैंने पूछा, मैंने कहा चलो जी जरा कम इनका पैसिव तो बनाओ। तो इस बेटे ने कहा कि सर पैसिव नहीं बन सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बन सकता भाई?
तो उन्होंने कहा सर ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। और फिर मैंने गुजारिश की कि याद करो आप, वो जो शुरू शुरू में मैंने लेक्चर दिए थे, और मैंने हाउ टू रिकॉग्नाइज अ टफ ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाया था। तो मैंने कहा था या तो ऑब्जेक्ट समवन समथिंग से रिप्लेस होता है, और या फिर सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो पैसिव वॉइस बेटे बनता ही उस सेंटेंस का है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। अच्छा, अब सेंटेंस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। चलिए, लेट योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड से। शाबाश शाबाश। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले वाला स्टेप लेट लगेगा। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट है यहां पर योर एल्डर्स, और उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बी रिस्पेक्टेड। ये देखो जी। तो स्टेप नंबर 1 लेट लगाना। स्टेप नंबर 2 ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना। और स्टेप नंबर 3 बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो तो फिर हमने क्या करना है? अब ये था डोंट ओपन द डोर। अब ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी यू अंडरस्टूड है। ये हम यू डोंट कह रहे हैं असल में। यू डोंट ओपन द डोर, कि तुम दरवाजा मत खोलो। डोंट मेक अ नॉइज, तुम शोर मत मचाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी तुम अपना वक्त जाया मत करो। तो इसका भी जो सब्जेक्ट है वो यू ही है। अच्छा, अब इसका जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके दो मेथड्स हैं। या तो लेट का बना दें डोंट लेट। मेरा बच्चा 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी सर, आ रही है सर। जी बेटे। अच्छा, अब डोंट ओपन द डोर, तो या तो आप इसे बनाइए डोंट लेट, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, और स्टेप नंबर 3 बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाइए। अच्छा, या आप डोंट लेट लगाइए या आप यूं लगाइए लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड, या आप यूं बनाइए लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। देखें सर ये जी, दोनों मेथड भी ठीक है। ये दोनों मेथड ठीक हैं और ये तीनों स्ट्रक्चर ठीक हैं। मैं अभी गुजारिश करता हूं आपसे, सिर्फ 1 मिनट इसे मुझे जरा हाईलाइट करने दीजिएगा। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि डोंट ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस यूं तो बनेगा कि डोंट लेट, यानी हम जो शुरू में लेट लगाते थे उसकी जगह पर हमने डोंट लेट लगा दिया। डोंट लेट द डोर बी ओपन, ये तो फिक्रा है ही दुरुस्त। इसमें कौन सा सही है? लेट नॉट करके हम बात करें, आया आया कि वो दुरुस्त है, या नॉट को हम बी के साथ जोड़ें वो दुरुस्त है? तो बेटे ये भी दोनों ही दुरुस्त है, लेकिन इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस वाले की है, लास्ट वाले की, लेट द डोर नॉट बी ओपन की। यानी जो नॉट होता है उसको वर्ब के साथ जोड़े आप। अब ये जो पहले वाला है ना, डोंट लेट द डोर बी ओपन, ये हमें नेचुरल इस वजह से लगता है कि इसमें चेंजिंग कम हुई है ना। और अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो फिर नॉट को इसके साथ बी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, नॉट बी। तो डोंट को डोंट रहने दीजिए, या फिर नॉट को बी के साथ जोड़ दीजिए। अच्छा, नॉट को लेट के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये तीनों ही तरीके राइज हैं, ठीक हैं। लेकिन ये जो पहले दो फिक्रे हैं ना भाई, ये फॉर्मल है, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। लेट वाले सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। लेट सेंटेंसेस जो हैं वो टू टाइप्स के हैं। वो टू टाइप्स के कैसे हैं हुजूर? पहले हम पैसिव वॉइस की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लेट वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर लेट के बाद अस आता है तो उसके अंदर जनरली सेंस होती है सजेशन की। और अगर लेट के बाद
अस नहीं आता, कुछ और आता है। अगर लेट के बाद अस नहीं आता और कुछ और आ जाता है, तो फिर उसमें सेंस होगी परमिशन की। ये लो जी, पहले तो इस चीज को समझो ना। सर यहाँ पे प्रोनाउंस की बात हो रही है। जी, प्रोनाउंस की बात हो रही है ना यहाँ पे। अस की जगह पर बाकी प्रोनाउंस आएंगे उनके ऑब्जेक्टिव केसेस। सुने तो सही आप। मैंने तो बेटे जी जी कल जैसे आलियान ने कहा था कि हमें तो हमेशा टेंसेस में घुमा घुमा के जी एक्टिव सर। पैसिव पढ़ाए गए हैं, तो अब सर ये तो आपने मजे का तरीका बताया। अब भी मैं आपको कोई नहीं, बड़े सादगी से एक बात बता रहा हूं, या तो लेट के बाद अस यूज कीजिए, या तो लेट के बाद अस आएगा। अगर अस आएगा ना, तो उसमें सेंस होगी परमिशन की, और सर उस सॉरी उसमें सेंस होगी सजेशन की, तजवीज की, कि लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, लेट अस स्टडी नाउ, चलो पढ़ते हैं अब, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अच्छा, लेट्स लेटस ही होता है। ये जो लेट्स होता है ना, लेट अपोस्ट्रोफी एस, ये जो बेटे, ये जो आपका होता है ना लेट्स, लेट अपोस्ट्रोफी एस, वो असल में लेट अस ही होता है। लो जी, अब ये एक और गुजारिश है, तो लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो सैर के लिए चलते हैं। लेट अस वॉच द मूवी, या लेट्स वॉच द मूवी, चलो मूवी देखते हैं। अच्छा, लेट अस ट्राई अवर लक, चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं, चलो किस्मत आजमाएं। या तो लेट के बाद आएगा अस, तो उसके अंदर होगी तजवीज, आओ चलो ऐसा करते हैं, ये सेंस। अगर लेट के बाद अस नहीं आता और कुछ और आ जाता है, कुछ भी और, लेट द कार, लेट अली, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, कुछ भी और आ जाता है, तो उसके अंदर सेंस होती है परमिशन की। जैसे कि लेट हिम गो, उसको जाने दो। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट अली गो फॉर अ वॉक, अली को वॉक के लिए जाने दो। लेट जिया सिट हेयर, जिया को यहां बैठने दो। देखो जी, लेट के बाद क्या क्या हो सकता है, और अब ये भी बात करते हैं। लेट के बाद मी हो सकता है। लेट के बाद अस, नहीं अस को तो हमने यूज ही नहीं करना। अब लेट के बाद मी हो सकता है। लेट हिम, लेट हर, लेट हर, लेट इट, लेट देम, लेट नेम, ये हो सकता है लेट के बाद। बेटे या तो लेट के बाद अस होगा, लेट अस, जिसको हम लेट्स भी कहते हैं, जिसको हम लेट्स भी कहते हैं, लेट्स। या होगा लेट मी, लेट हिम, लेट मी, लेट हिम, let her, let it, let them, or let any name. And that name may be singular and may be plural. Let the boys come in, ये भी ठीक है। Let the boy come in, ये भी ठीक है। तो पहले तो ये let के कॉन्सेप्ट को समझे ना, कि let सजेशन भी होती है और let परमिशन भी होती है। let सजेशन कब रिफ्लेक्ट करता है? जब let के बाद us हो। और अगर let के बाद us हो, तो उसको let us भी बोला जा सकता है और let's भी बोला जा सकता है। अगर let के बाद us ना हो, तो फिर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट इट, लेट देम, और या कोई वाहिद जमा का नाम, वो ह्यूमन हो नॉन ह्यूमन हो, उसके साथ आ सकता है, लेकिन उसमें सेंस जो होगी वो इजाजत की होगी। अब है लेट अस एंजॉय द मैच। रूल वही है जो हमने पहले इंपेरेटिव वाले किए थे। लो जी, वहां इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो हमें लेट इंपोर्ट करना पड़ा था ना, यहां तो हमारे घर में ही लेट मौजूद है। तो स्टेप नंबर वन लेट, स्टेप नंबर टू द मैच, यानी ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर थ्री, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लो, बाय अस मैंने इसलिए लिखा कि यहां पर लेट अस था। अगर यहां पर लेट अस ना होता, लेट मी होता, लेट मी इंजॉय द मैच, तो मैं लिख देता लेट द मैच बी इंजॉयड बाय मी। अब आप पूछोगे कि सर यहां आपने फिर बाय फ्रेजेस शुरू कर दिए, तो आपने जब इंपेरेटिव पढ़ाए तो बाय फ्रेजेस क्यों नहीं लगाए? जब आपने ये कहा ओपन द डोर, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि लेट द डोर बी ओपन बाय यू? भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू एक्टिव वॉइस में अंडरस्टूड था, तो मैंने पैसिव वॉइस में भी अंडरस्टूड रखा। भाई इंपेरेटिव सेंटेंस में जो रिस्पेक्ट था, वो उससे पहले जो यू था वो अंडरस्टूड था, तो मैंने यहां इधर रिस्पेक्टेड के बाद बाय यू भी अंडरस्टूड रखा। यही यही डोंट का सिलसिला था।
अब ये देखो, अब जब आया लेटस, लेट का इस्तेमाल आया, तो फिर हमने बायस लिखा, क्योंकि लेट के बाद अकेला अस ही नहीं आता, और भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अगर यहां पर होता लेट हर इंजॉय द मैच, तो मैं कहता लेट द मैच बी इंजॉयड बाय हर। अगर यहां पर होता लेट देम इंजॉय द मैच, तो मैं कहता लेट द मैच बी इंजॉयड बाय देम। अगर यहां पर होता लेट मी इंजॉय द मैच, तो मैं कहता लेट द मैच बी इंजॉयड बाय मी। अगर यहां पर होता लेट जिया इंजॉय द मैच, तो मैं कहता लेट द मैच बी इंजॉयड बाय जिया। अभी बाय 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 फ्रेजेस मुझे बोलने दीजिए। अगरचे बाय फ्रेजेस बोल के बाजुकात सेंटेंसेस बड़े ही आर्टिफिशियल, बड़े ही नामाकूल और बड़े ही मसनूई नजर आते हैं, लेकिन मेरा बच्चा, गुजारिश ये है कि एग्जाम में अगर सवाल आता है कि एक्टिव का पैसिव बनाओ, तो आपने बाय फ्रेज के साथ बनाना है। बाय फ्रेज से मैंने कल भी वादा किया था कि मैं आपको आजाद करूंगा, मुझे ट्रांसलेशन तक आने दें। अच्छा जी, अब अगला स्ट्रक्चर है, अगली गुजारिश है मेरी कि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव हो तो क्या करना है। डिड जिया ब्रेक लॉस, असल में ये सेकंड फॉर्म है ना बेटे, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनता है, एक मिनट ठहरो यार, मैं एक और तरीके से गुजारिश करूं आपसे। हम मुश्किल में क्यों पड़े, हम इसे पहले तो सादा फिक्रा बनाते हैं ना। अगर इसका सादा फिक्रा बनाऊं तो ये बनेगा जिया ब्रोक लॉज, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा लॉज वर ब्रोकन बाय जिया। ये बनेगा बेटे। अब आप फौरन देखो कि ये रही थर्ड फॉर्म, ये रही सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का जो पैसिव वॉइस बनता होता है वो वाज वर और थर्ड फॉर्म से बनता है। तो जिया ब्रोक लॉज का पैसिव वॉइस बन जाएगा लॉज वर ब्रोकन बाय जिया। अब जब मैंने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो वो बनाया डिड जिया ब्रेक लॉज, तो बेटे इसका पैसिव वॉइस भी, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी क्वेश्चन में बनेगा ना। तो यहां पता लॉज वर ब्रोकन बाय जिया, तो यहां हम वर को स्टार्ट में ले आए, वर लॉज ब्रोकन बाय जिया। देखो जी, टेंस कोई सा भी हो, टेंस जो मैंने आपको, टेंस की तो परवाह मैंने आपको करने ही नहीं दी, स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, ये 5 स्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है, बिलफर्ज बिलफर्ज अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर यहां पर होता है जिया ब्रेक्स लॉस, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा लॉज आर ब्रोकन बाय जिया। तो फिर अगर यहां पर हो डज जिया ब्रेक लॉस, डिड की जगह अगर डज हो तो यहां पर बन जाएगा आर लॉज ब्रोकन बाय जिया। अच्छा, अगर यहां पर हो जिया इज ब्रेकिंग लॉज, तो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा लॉज आर बीइंग ब्रोकन बाय जिया। तो फिर इसको क्वेश्चन बनेगा कि इज, सॉरी, अच्छा बेटे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। यस। क्या सिर्फ आवाज ही आ रही है या समझ भी आ रही है? समझ समझ भी भी आ आ रही है रही सर, है। समझ भी आ रही अच्छा, ठीक है। तो बेटे आप मुझे ये भी पूछ सकते हो कि सर ये भी कोई रूल है बताने का? भाई मैंने गलतियां देखी हैं इसमें। ये बहुत आसान हुआ सर हमारे लिए। जी बेटे, मैं है। जजाकल्ला बेटे, मैंने गलतियां देखी हैं इसलिए मैं स्ट्रक्चर बनाया ये। भाई अगर क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव बने, अगर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनेगा तो वो भी तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए ना। तो अब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, जिस तरह मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में पहले उसका सिंपल बना लिया करता था और उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनाया करता था, वही मैंने यहां पर किया है। तो डिड या ब्रेक लॉज जो है, आप पहले देखो कि डिड क्या चीज है। ये बेटे सेकंड फॉर्म का पार्टिकल है, ये सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज जो होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मैं आपको यूं समझाऊं कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर छुपे होते हैं, वो होते हैं डू डज। और जो सेकंड फॉर्म होती है ना, उसका हेल्पिंग वर्ब के उस भी उसके अंदर छुपा होता है, वो होता है डिड।
जो कब बाहर आते हैं, जैसे ही उनका मनफी या सवालिया बनाया जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं। बाकी इंग्लिश में सारे के सारे वर्ब के हेल्पिंग वर्ब पहले से ही बाहर होते हैं। इंग्लिश में दो फॉर्म्स ऐसी हैं जिनके हेल्पिंग वर्ब सादा फिक्रों में नजर ही नहीं आते। मेरा बच्चा, इस बात को समझ रहे हो आप? जी सर। जी सर, समझ आ गया। हाँ या, जी। जिया जिया ब्रोक लॉज, ये जो ब्रोक है ना, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब है, वो जो इसके अंदर छुपा हुआ है, वो डिड है। और वो कब बाहर आएगा? जैसे ही उसका मनफी बनेगा, और जैसे ही सवालिया फिक्रा बनेगा तब बाहर आएगा। जैसे कि सवालिया फिक्रा बना तो बाहर आ गया ये। ऐसे ही मेरे दिमाग में, हालांकि प्लान मेरा डिफरेंट था। प्लान था कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन करवाता हूं या कुछ और करवाता हूं। ये वॉइस करवाने शुरू किए हैं ना मैंने आपको, तो अब मेरा दिल है कि मैं आपको पहले ट्रांसलेशन करवाऊं, ट्रांसलेशन में लेयरिंग सिखाऊं, आपको लेयर्स बनाना सिखाऊं आपको, और ट्रांसलेशन में एक्टिव पैसिव करवाऊं। तब आप खुद में इतनी ताकत महसूस करोगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको एतमाद आ जाएगा कि यार जो हम लिख रहे हैं ना, वो ठीक लिख रहे हैं। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। 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 अगर हो वाई डिड जिया ब्रेक लॉस, यार अभी ना मुझे तसल्ली नहीं हुई, एक मिनट ठहरिए जरा। मैं पहले आपसे ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दफा बनवा लूं एक्टिव वॉइस के। देखो जी, देखो बेटे, इंग्लिश में होते हैं दो फिक्रे, जिया ब्रोक लॉज और जिया डिड नॉट ब्रेक लॉज। इंग्लिश में दो बुनियादी फिक्रे होते हैं, एक सादा और एक मनफी, और बस इन्हीं दो सेंटेंसेस से सारे सेंटेंसेस बनते हैं। इन्हीं दो सेंटेंसेस से सारे सेंटेंसेस बनते हैं। अच्छा, अब इसका मनफी बन गया डिड लगाने से। अब इस डिड को स्टार्ट में लेके जाओ आप, सवालिया बन जाएगा। नॉट को हटा दो और डिड को शुरू में ले जाओ। डिड जिया ब्रेक, डिड जिया ब्रेक लॉज, सवालिया निशान। अब ऐसा फिक्रा कि जिसमें सवाली क्वेश्चन भी हो और वो नेगेटिव भी हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, तो वो बनेगा डिड जिया। नॉट को फिर लिख दो, नॉट ब्रेक लॉज। ये देखो मेरा बच्चा, तो आप यूं समझो कि दो मेन सेंटेंसेस होते हैं किसी भी टेंस में, और उन्हीं से उनका जो हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्ट में ले जाया जाए तो दो फिर सवालिया बन जाते हैं। तो बेटे, सवालिया फिक्रा कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाने से। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वाई वेन वेयर वगैरह लगा के बताओ, उससे भी तो सवाल बनते हैं। अगर वाई वेयर वेन से भी सवाल बनते हैं और अगर डिड से भी सवाल बनता है, तो इनमें फर्क क्या हुआ? क्या फर्क हुआ इनमें? बेटे, जो क्वेश्चन WH फैमिली से बनते हैं ना, उनमें मीनिंग ऐड होते हैं। मिसाल के तौर पे, डिड जिया ब्रेक लॉज, ये तो सवाल है कि क्या जिया लॉज तोड़ता है? अच्छा, अगर मैं यहां लगाऊं वाई डिड जिया, तो मैं अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, रीजन भी पूछ रहा हूं। और एक बात और मेरी याद रखिएगा, एक गुजारिश और, अभी मैं पैसिव वॉइस नहीं करवा रहा। अभी मैं पैसिव वॉइस नहीं करवा रहा, अभी मैं सिर्फ एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वाई डिड जिया नॉट ब्रेक लॉज, देखो जी। तो याद रखिएगा कि ये जो आप WH फैमिली यूज करते हो ना, ये जो आप लोग WH फैमिली यूज करते हो, ये सवालों से पहले आनी चाहिए। ये मैंने डी ऐसा ही बड़ा लिखा हुआ है, यहां पर डी छोटा हो जाना चाहिए। अब फिर सुनिए मेरी बात, WH फैमिली को हटा भी दिया जाए फिर भी सवाल बचना चाहिए। देखो, वाई को हटा दो फिर भी सवाल बच गया। तो वाई डिड जिया ब्रेक लॉज होगा, वाई जिया डिड नहीं होगा। सर एक फिर क्वेश्चन पूछूं अगर परमिशन दे। जरूर। सर यूजुअली हम देखते हैं लोग कहते हैं कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग, तो उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो क्या वो क्वेश्चंस होते हैं फिर? नहीं बेटे, क्वेश्चंस नहीं होते सर। जी सर। सवाल होता ही वो है कि या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हाँ सर। सर वो फिर क्लॉज होंगी?
बेटे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे अभी। फाइन सर। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस की दो किस्में होती हैं, या तो वो शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से, डिड या ब्रेक लॉज, इज या ब्रेकिंग लॉज, वॉज या ब्रेकिंग लॉज, हैज या ब्रोकन लॉज, डज या ब्रेक लॉज। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, या फिर उनके साथ आएंगे डब्ल्यू एच फैमिली। और डब्ल्यू एच फैमिली जब आती है ना, तो उसका एक उसूल याद रखना, उसका बेटे उसूल याद रखना कि डब्ल्यू एच फैमिली को हटाने के बाद भी सवाल बचना चाहिए। वाई को हटा दो फिर भी सवाल बचा हुआ है। अभी जो आप जो बात कर रहे हो वो मैं बाद में करूंगा, उसको डिस्कस ही हम बाद में करेंगे। फाइन सर। हाँ। सॉरी सर, शुक्रिया। नहीं नहीं, आप सवाल पूछो, जिसका फौरन जवाब देना होगा मैं फौरन जवाब दूंगा, जिसके ऊपर मैंने आपको ठहराना होगा उस पर मैं ठहरा दूंगा। ये देखो बेटे, अब समझो, ये दो तो हो गए मेन सेंटेंसेस, एक सादा एक मनफी। जिया ब्रोक लॉज, जिया डिड नॉट ब्रेक लॉज। क्वेश्चंस बनाने हैं तो डिड को पहले ले आओ, डिड जिया ब्रेक लॉज। नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो डिड को पहले ले आओ और नॉट को भी लगा दो, डिड जिया नॉट ब्रेक लॉज। अब एडिशनल मीनिंग देने हैं और कुछ सवाल पूछने हैं तो वाई व्हेन वेयर लगा दो, हाउ लगा दो। जिया लॉज को कैसे तोड़ता है, कैसे तोड़ता है वो, तो यहां लगा दो हाउ डिड जिया ब्रेक लॉज। अगर हो के जिया लॉज को कहां तोड़ता है तो यहां वेयर आ जाएगा, वेयर डिड जिया ब्रेक लॉज। जिया लॉज को कब तोड़ता है तो यहां पर आ जाएगा व्हेन डिड जिया ब्रेक लॉज। तो व्हेन हो, वाई हो, वेयर हो, उसके बाद डिड आना चाहिए, डज यानी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए। तो डब्ल्यू एच फैमिली को हटाने के बाद भी सवाल बचना चाहिए। यस सर। जी सर, ये क्लियर है, ये व्हेन और वाई वाली क्लियर हो गया सर। शाबाश। अब ना सर हुजूरे वाल, प्लीज इनमें अगर हु को भी इंक्लूड कर दें फिर सर। हु हु इसके अंदर आता नहीं है। फाइन सर। हु इसलिए नहीं अंदर आता कि हु जो होता है ना वो खुद सब्जेक्ट होता है। तो हु की मैंने स्लाइड अलग से बनाई हुई है। अब उसके बाद देखिए, अब पहले तो हमने क्वेश्चंस बनाने सीखे कि क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चंस का इंडायरेक्ट बनाया। उसके बाद हमने क्वेश्चंस का इंडायरेक्ट बनाया। तो डिड जिया ब्रेक लॉज, तो इसका बना वर लॉज ब्रोकन बाय जिया। और अगर वाई से स्टार्ट हो रहा हो तो वाई डिड जिया ब्रेक लॉज, तो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा वाई वर लॉज ब्रोकन बाय जिया। यूं नहीं करना कि वाई लॉज वर ब्रोकन बाय जिया। अगर यहां पर वाई डिड है और वाई को हटाने के बाद भी सवाल बच रहा है तो उसका पैसिव वॉइस भी ऐसा होना चाहिए कि वाई हटाने के बाद सवाल बचे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्जाम में उन्हें आता है वाई डिड जिया ब्रेक लॉज, तो वो बनाते हैं वाई द लॉज वर ब्रोकन बाय जिया। गलत है वो, वाई वर द वाई वर लॉज ब्रोकन बाय जिया होना चाहिए। और मैं देखें, मैं ना बार बार ये बात इसीलिए दोहरा रहा हूं कि देखो बेटे, एक्टिव वॉइस में वाई को हटाओगे तो फिर भी सवाल बचेगा, तो लिहाजा पैसिव वॉइस में भी अगर डब्ल्यू एच फैमिली को हटाओ तो भी सवाल ही बचना चाहिए। तो वाई वर लॉज कहना है, वाई द लॉज वर नहीं कहना। बेटे डू यू गेट दिस पॉइंट? ये सर मतलब सर पैसे वैसे भी वो क्वेश्चन का ही सेंस हो, स्ट्रक्चर क्वेश्चन का ही है। हाँ, अगर एक्टिव वॉइस सादा फिक्रा है तो पैसिव वॉइस भी सादा फिक्रा होगा। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा। अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा। अगर एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू एच फैमिली और उसके बाद इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यू एच फैमिली और उसके बाद इंट्रोगेटिव होगी। बच्चे कर देते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को मिक्स कर देते हैं। इसलिए मैं देखो, मैं मेरा ख्याल आधे घंटे से तकरीर कर रहा हूं मेरा बच्चा इस बात पे कि जैसा एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सादा तो पैसिव वॉइस भी सादा, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन। और ये जो मैंने इतनी ही दफा बात दोहराई है ना, ये उसकी वजह वो गलतियां हैं जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी हैं। सब स्ट्रक्चर 5। अब अगर आ जाए हु, तो सॉरी सब स्ट्रक्चर 6। अब अगर आ जाए हु हेल्प्स यू। स्टेप नंबर 1, हु को आपने चेंज करना है बाय हुम में। सवाल है ना, और बाय होम के बाद
आपने क्वेश्चन बनाना है, बाय होम आर यू हेल्प्ड। अब यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बाय होम आर यू हेल्प्ड बाय, ये क्या नॉनसेंस है। एक दफा बाय शुरू में लगाया, फिर बाय एंड में लगाया। ये तो वही आ गया कि फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ये तो नॉनसेंस, ये तो बकवास ही हो गई ना। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, डबलिंग हो गई ना ये। तो यूं नहीं करना कि आप यूं लिखो बाय होम आर यू हेल्प्ड बाय। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपने बाय को एंड में जाना है ना, लेके जाना है ना, तो हु का हु ही रहने दो। ये लो, हु आर यू हेल्प्ड बाय, ये लो। अब मुझे पता है आपने क्या कहना है। आपने कहना है सर हु का बाय होम तो बनता देखा है हमने, ये स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा, ये स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ा। तो बेटा ये भी स्ट्रक्चर होता है। तो जो हु वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप हु का बनाओ बाय होम, बाय होम। आगे जो भी वर्ब आ रहा है वो वर्ब कहां से आएगा बेटे, वो वर्ब हमें इन 5 स्ट्रक्चर्स, इन 5 मेन स्ट्रक्चर्स में से ही आएगा। हाँ, वो कहीं और से नहीं आ सकता। अच्छा, सबसे पहले लगाओ आप हु, और उसके बाद सबसे पहले लगाओ आप हु हेल्प्स यू। हु को आप चेंज करो बाय होम में। बाय होम के बाद जो वर्ब है, देखो यहां हेल्प्स था, तो यहां इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आनी है। तो बाय होम यू आर हेल्प ना कहो, आर यू हेल्प्ड कहो, आर यू हेल्प्ड। यानी बाय होम हटाने के बाद भी सवाल बचना चाहिए। बाय होम स्टार्ट में आता है, एंड में नहीं आता। और अगर आपने इसको स्प्लिट करना है तो दूसरा तरीका यह है, हु आर यू हेल्प्ड बाय। अगरचे ये सुनने में कुछ कानों पे खुशगवार नहीं इसका असर होता, हु आर यू हेल्प्ड बाय, अजीब सा सेंटेंस लगता है, लेकिन ये भी फॉर्मल और करेक्ट सेंटेंस है। अगर यहां पर होता हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू, तो यहां पर हो जाता बाय होम वर यू हेल्प्ड, या हो जाता हु वर यू हेल्प्ड बाय। अगर यहां पर होता हु इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाता बाय होम आर यू बीइंग हेल्प्ड, या इसका बन जाता हु आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय। यानी यहां पर जो भी वर्ब होगा उसके मुताबिक उसका पैसिव वॉइस बनेगा, आर यू हेल्प्ड, या वर यू हेल्प्ड, या बीइंग हेल्प्ड, या बीन हेल्प्ड, या बी हेल्प्ड। वो उन्हीं 5 स्ट्रक्चर से बनता है, वो उन्हीं 5 स्ट्रक्चर से बनता है। अच्छा, अब अगला चैलेंज हमारा ये है कि अगर एक वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट्स हों तो क्या करना है आपने। कोई चैलेंज नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पहले तो आप ये समझे ना कि एक वर्ब के बाद 2 सब्जेक्ट कैसे होते हैं। सेंटेंस है आई गेव दुआ अ पेन, मैंने दुआ को एक पेन दिया। आई गेव दुआ अ पेन, आई यहां पर सब्जेक्ट है, गेव यहां पर वर्ब है, यहां पर दुआ भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हुजूर। अब देखो, ये आपसे एग्जाम में तो किसी ने नहीं पूछना, लेकिन हो सकता है कि कोई छोटा एग्जाम दो आप, एफपीएससी पीपीएससी का सिंगल पेपर दो, और उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। और ये मैंने कैसे पहचाना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आप ऐसे करो, 2 फिक्रे बना लो इसके। आप इसके 2 सेंटेंसेस बनाओ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। पहला सेंटेंस है आई गेव दुआ, दूसरा सेंटेंस है आई गेव अ पेन। अब मुझे बताओ कि आई गेव दुआ में ज्यादा कंप्लीट सेंस है या आई गेव अ पेन में ज्यादा कंप्लीट सेंस है, जो आपको मोर मीनिंगफुल लग रहा है वो बताओ। I gave a pen ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। शाबाश, आई गेव अ पेन ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है ना, तो ये जो पेन है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये दुआ जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे पता है कि बुक्स में और तरीके से भी लिखा होता है कि जनरली जो ह्यूमंस होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो थिंग्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। गलत है, नॉनसेंस है ये बात। उसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस स्टार्ट कर दो, दोनों ही एक्शन रिसीवर है। अ पेन वॉज गिवन टू डुआ बाय मी, ये भी ठीक है। डुआ वॉज गिवन अ पेन बाय मी, ये भी ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे इन दोनों में बेहतर कौन सा है, फॉर्मल कौन सा है। भाई दोनों ही फॉर्मल है। फिर भी अगर आप जोर लगाते हो कि नहीं सर इन दोनों में से कोई एक बताएं कौन सा जो बेहतर हो,
तो मैं कहूंगा कि बेटे ये दूसरा वाला बेहतर है, दुआ वाज गिवन अ पेन बाय मी। ये क्यों बेहतर है? आपके सामने अगर दो ठीक फिक्रे आ जाए ना, तो जो छोटा फिक्रा होता है उसको चूज किया करो। तो ये प्रेफरेंस है इंग्लिश की, शॉर्टर कंस्ट्रक्शन, शॉर्टर स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड टू लॉन्गर स्ट्रक्चर। उसके बाद अब है सब स्ट्रक्चर 8, फ्रेजल वर्ब, ये हमने कल पढ़े थे। फ्रेजल वर्ब अगर आ जाता है सेंटेंस में, तो बेटे फ्रेजल वर्ब को आपने तोड़ना नहीं है, पूरा लिखना है। जैसे है आई टेक केयर ऑफ माई कैट, तो माई कैट इज टेकन केयर ऑफ बाय मी। यहां भी टेक केयर ऑफ था, यहां भी टेक केयर ऑफ था, और जब उसका पैसिव वॉइस बना तो यहां भी टेकन केयर ऑफ ही आया। ये मैंने 8वां स्ट्रक्चर क्यों बनाया, 8वां स्ट्रक्चर आपके लिए क्यों डेवलप किया? भाई मैंने ये गलती देखी है बच्चों में कि आई टेक केयर ऑफ माई कैट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, माई कैट इज टेकन केयर बाय मी। टेकन केयर बाय मी मत कीजिए, जो पूरा फ्रेजल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस, पूरे फ्रेजल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाइए। अब जो 9th स्ट्रक्चर है वो ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव आ जाए तो क्या करना है। एक्टिव वॉइस में अगर इन्फिनेटिव आ जाए तो क्या करना है? आई वॉन्ट टू राइट अ पोएम, इसमें पहला स्टेप है, सबसे पहले तो आप क्लॉज को वैसे का वैसा लिख दो। आई वॉन्ट का आई वॉन्ट ही रहने दो। स्टेप नंबर 2 पे आप लेके आओ ऑब्जेक्ट को, और स्टेप नंबर 3 में जो एक्टिव इन्फिनेटिव है उसका पैसिव इन्फिनेटिव बना दो। तो टू राइट का पैसिव वॉइस बनेगा टू बी रिटन। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको भी मेरे बच्चों ने 3 स्टेप्स में याद रखना है कि अगर सेंटेंस हो ही डिजायर्स टू बाय अ हाउस, तो आप स्टेप नंबर 1 पे तो सबसे पहले ही डिजायर्स का ही डिजायर्स ही लिखो ना, यानी क्लॉज को ना छेड़ो। सबसे पहले तो आप लिखो ही डिजायर्स। फिर स्टेप नंबर 2 में आप लेके आओ ऑब्जेक्ट को, अ हाउस। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करो कि यहां पर जो टू बाय था ना, इसका पैसिव इन्फिनेटिव बनाओ। तो टू बाय का पैसिव इन्फिनेटिव होगा टू बी बॉट। इन्फिनेटिव को आपने 3 स्टेप्स में, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को का पैसिव वॉइस आपने 3 स्टेप्स में बनाना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, क्लॉज को वैसे का वैसा लिखो, ही डिजायर्स, ही डिजायर्स। स्टेप आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। उसके बाद लेके आओ ऑब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पे आप जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दो। 10th स्ट्रक्चर है कि अगर आपका सेंटेंस पीपल से स्टार्ट हो, पीपल से दैट ही इज अ नाइस मैन, तो बेटे बड़ी सादा सी बात है, बड़ी सादा सी बात है, ही इज अ नाइस मैन का तो पैसिव वॉइस बन सकता नहीं। दैट तो है यहां पर कंजंक्शन। दैट से पहले पीपल से एक क्लॉज है, और दैट के बाद ही इज अ नाइस मैन दूसरा क्लॉज है, तो ही इज अ नाइस मैन का पैसिव वॉइस मैं कैसे बनाऊं? भाई भाई जिस सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है मैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाऊं? वही पहले नंबर पे तो एक्शन होना चाहिए, उसके बाद एक्शन रिसीवर होना चाहिए। तो एक्शन रिसीवर तो ये तो बहुत दूर की बात है, पहले यहां पर तो एक्शन ही नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने पैसिव वॉइस बनाना कैसे है? पीपल से का पैसिव वॉइस बनेगा इट इज सेड बाय द पीपल, लेकिन बाय द पीपल हम लिखेंगे नहीं, इट इज सेड दैट ही इज अ नाइस मैन। तो पीपल सेड अगर आए, पीपल से अगर आए तो बन जाएगा इट इज सेड। अगर यहां पर हो पीपल सेड तो यहां पर बन जाएगा इट वॉज सेड। तो पीपल से का पैसिव वॉइस बनेगा इट इज सेड में, पीपल हट जाएगा। 10वां। उसके बाद 11वां सब स्ट्रक्चर ये है कि अगर वन आ जाए एक्टिव वॉइस में तो आपने क्या करना है? वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। अगर वन वन का कॉम्बो आ जाए, एक तो ये याद रखिएगा कि वन वन का कॉम्बो होता है भाई, भाई वन वन का कॉम्बो होता है। ऐसे नहीं होता कि वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स या वन शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर्स या वन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स कह दिया जाए।
If your subject is one, it should be followed by ones. One should respect one's elders. तो इसका पैसिव वॉइस यूं बनना चाहिए फिर, one's elders should be respected by one. One's elders यानी कि पहले आ गया ऑब्जेक्ट और बाय फ्रेज के बाद में चला गया सब्जेक्ट। तो बड़ा हमन्नक सा फिक्रा बन गया भाई ये। आप वंस एल्डर्स को भी काटो और बाय वन को भी काटो, ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड दिस पैसिव वॉइस इज नॉट रॉन्ग। क्यों कि जो एक्टिव वॉइस आप कह रहे हो, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, हुजूर इसमें भी तो जनरल सेंस है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स का मतलब है कि हर किसी को यह चाहिए कि वो अपने बड़ों की इज्जत करे। तो मैंने जब पैसिव वॉइस बनाया है तो वो भी, उसमें भी जनरल सेंस है। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बड़ों की इज्जत की जानी चाहिए। ये 11 बेटे सब स्ट्रक्चर थे। पैसिव वॉइस में आपको एक इशू आ सकता है, एग्जाम में हो सकता है वो आपको ऐसा पैसिव वॉइस दें और कहें कि चलो इसका एक्टिव तो बनाओ, ही वॉज डिसीव्ड। अब इसका इसका भाई कैसे बनाए हम? एग्जाम में अगर वो आपको ये सेंटेंस दे देता है कि चलो जी इसका पैसिव तो बनाओ, ओ सॉरी इसका एक्टिव बनाओ, तो भाई एक्टिव कैसे बनाए हम? एक्टिव तो हम तब बनाएंगे ना कि जब हमारे पास बाय फ्रेज होगा। बिलफर्ज अगर ये सेंटेंस यूं हो, अगर ये सेंटेंस यूं हो कि ही वॉज डिसीव्ड बाय जिया, अब हम इसका एक्टिव वॉइस बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि जैसे जिया डिसीव्ड हिम। यानी कि अगर हमारे पास बाय फ्रेज होगा तो हम बड़ी आसानी से बना लेंगे ना उसका एक्टिव वॉइस। हमें चैलेंज ये आएगा बेटे कि वो कहेगा कि ही वॉज डिसीव्ड का पैसिव वॉइस बनाओ। अब हम इसका कैसे, सॉरी एक्टिव वॉइस बनाओ, ही वॉज डिसीव्ड का एक्टिव वॉइस बनाओ। भाई हम कैसे एक्टिव वॉइस बनाएं अगर हमारे पास बाय फ्रेज ही नहीं है? हाँ बाय फ्रेज अगर होगा तो फिर हम आसानी से एक्टिव वॉइस बना लेंगे। जैसे कि अगर ये सेंटेंस हो कि ही वॉज डिसीव्ड बाय जिया, तो फिर इसका एक्टिव वॉइस बन सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर भी बन सकता है। ही वॉज डिसीव्ड बाय समवन को कर लें फर्ज, और समवन से आप अपना एक्टिव वॉइस स्टार्ट कर लें, समवन डिसीव्ड हिम। फिर समझिए, फिर समझिए बात को। अगर एग्जाम में आपको वो पैसिव वॉइस देता है और पैसिव वॉइस में वो बाय फ्रेज नहीं देता, तो आप लोगों ने चुप करके क्या करना है कि बाय समवन को कर लेना। सपोज बाय समवन की कर लेनी है सपोजिशन। जैसे ही आप सपोज करोगे बाय समवन, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई, आपको समझ आ जाएगा कि आपने समवन को स्टार्ट में लाना है, तो समवन रिसीव्ड हिम इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना। अगर एग्जाम में आपको वो पैसिव वॉइस देता है बाय फ्रेज के बगैर, तो उसका एक्टिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे?